नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आप सबके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण सीरीज आज से स्टार्ट हो रही। आज से हम क्या करें, इस सीरीज में जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए उन सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। एक एग्जाम का पेपर उठाएंगे, उसमें जीएस के कैसे क्वेश्चन है उन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। क्योंकि अभी आपने पुलिस के एग्जाम में देखा होगा, हम लोगों ने बहुत थ्योरी पढ़ी, बहुत सारी चीज़ें भी की, प्रैक्टिस सेट भी लगाया, लेकिन यूपी पुलिस ने एक अपना अलग ही ट्रेंड के क्वेश्चन आए। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो आपने नहीं पढ़े थे या किसी टीचर या मैंने तो नहीं पढ़ाए थे, और कोई टीचर कह सकता है कि भाई उसने सारी चीज़ें पढ़ाई थी, लेकिन मैं अपनी बात पर कह रही हूँ कि हाँ, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे, साइबर सिक्योरिटी के क्वेश्चन थे या मानवाधिकार के कुछ ऐसे क्वेश्चन थे या कुछ ऐसी किताबें थी जो मैंने नहीं पढ़ाई थी। क्योंकि ये किताबें यूपी पुलिस का ट्रेंड नहीं होता, ऐसी किताबें ऐसी चीज़ें एसएससी पूछता है, पर आपका यूपी पुलिस नहीं पूछता तो मैंने नहीं पढ़ाई थी। लेकिन अब हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर में सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। तो ऐसे क्या होगा, आपकी चीज़ें तैयार हो जाएंगी। और थ्योरी की क्लासेस तो आपकी ऑफलाइन क्लासेस चली रही हैं, तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। अगर आप एसएससी जीडी, सीएसएल, आर्मी, बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा, यूपी पेट, लेखपाल, आरओ किसी भी एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हैं तो ये क्लास आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, द स्कॉटलैंड लेटर किताब किसने लिखी थी? तो द स्कॉटलैंड लेटर किताब लिखी थी आपके मार्क ट्वेन ने। कुछ और किताबें, ऐसे हम सारी इंपॉर्टेंट किताबों को डिस्कस करेंगे। एन इरा ऑफ डार्कनेस किताब किसकी है? एन इरा ऑफ डार्कनेस किताब है आपके शशि थरूर जी की। एग्जाम वॉरियर किताब किसकी है? एग्जाम वॉरियर ज्योतिपुंज किताब है नरेंद्र मोदी जी की। ग्लोबल सेविंग ऑर्डर किताब है आपके विदेश मंत्री एस जयशंकर जी की। इसके साथ पूछो, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किताब किसकी है? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग किताब है अरुंधति राय की। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण किताबें और देख लीजिएगा। यंग इंडिया किताब किसकी है? यंग इंडिया किताब है महात्मा गांधी की। मूक नायक किसकी है? मूक नायक है आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। अल हिलाल किसकी है? अल हिलाल है आपके अबुल कलाम आज़ाद की। इसके साथ साथ पूछा गया अर्थशास्त्र किताब किसकी है? चाणक्य की किताब है। इसके साथ पूछा गया शाहनामा किसकी किताब है? भाई शाहनामा किताब है फिरदौसी की। हुमायूंनामा किसकी? हुमायूंनामा गुलबदन बेगम ने लिखा है। अकबरनामा की रचना की है अबुल फजील ने किया है। मेगन स्तिनीज की किताब कौन सी है? मेगन स्तिनीज की किताब है आपकी इंडिका है। अगली किताब आपके एग्जाम में पूछ सकता है, सीयूकी किस किताब है? सीयूकी किताब है फायान की। फायान जो कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आया था। इसके साथ अगली किताब आपसे पूछ सकता है कि विश्वेश्वरैया जी की कौन सी किताब है? विश्वेश्वरैया जी को भारतीय अर्थव्यवस्था का जनक भी कहा जाता है। वैसे अर्थव्यवस्था का जनक किसको कहते हैं? एडम स्मिथ को, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था का जनक किसको कहते हैं? भारतीय अर्थव्यवस्था का जनक एम विश्वेश्वरैया को। इनकी प्रसिद्ध किताब है प्लान्ड इकोनॉमी। तो ऐसे महत्वपूर्ण किताबों को हम बार बार डिस्कस करते रहेंगे, तो ऐसे तो चीज़ें याद भी हो जाएंगी, और ऐसे सारे इंपॉर्टेंट चीज़ों को, और जो अलग से बहुत सारी ऐसी किताबें जो आपने पहले नहीं पढ़ी हुई उन सबको भी डिस्कस कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, मार्क ट्वेन। नेक्स्ट किताब है, उपयोगकर्ताओं के बीच लगातार संचार को प्रोत्साहित करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में स्ट्रीक सुविधा कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देता है? तो देखो, स्ट्रीक्स की सुविधा प्रदान करता है आपका स्नैपचैट। इसी के साथ साथ सोशल मीडिया में इंस्टाग्राम को कौन सी रैंक मिली थी? तो सोशल मीडिया में इंस्टाग्राम को 4th रैंक मिली थी। ट्विटर क्या होता है? ट्विटर में डिफरेंट टाइप की पोस्ट को क्या करते हैं? शेयर करते रहते हैं। फेसबुक का नाम बदल के क्या कर दिया गया था? मेटा। फेसबुक के संस्थापक कौन है? मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के संस्थापक हैं। अभी हाल ही में फेसबुक का ही आपका क्या है? व्हाट्सएप भी फेसबुक के अंतर्गत ही आता है, फेसबुक कंपनी का ही है। और फेसबुक ने अपना इसका नाम बदल कर भी क्या कर दिया था? मेटा कर दिया था। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पल्लव राजवंश की राजधानी कहाँ पर स्थित थी? तो पल्लव वंश की राजधानी थी कांचीपुरम। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब इसी के साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि भैया कुछ और राजवंश, जैसे राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने किया था? तो राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किया था आपके दंती दुर्ग ने। ये क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके साथ साथ आपसे भी पूछ सकता है कि हर्यक वंश की स्थापना किसने किया था? हर्यक वंश की स्थापना किया था बिंबिसार ने। नागवंश की स्थापना किसने किया था? नागवंश की स्थापना किया था आपके शिशुनाग ने। इसके बाद अगला आएगा, नंदवंश की स्थापना किया था महापद्मनंद ने।
मौर्य वंश की स्थापना किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। शुंग वंश की स्थापना किसने किया था? पुष्यमुत शुंग ने। तो आज हमने मगध शासन के वंशों के बारे में डिस्कस किया। अब अगली बार क्वेश्चन आएगा तो इसके आगे के डिस्कस कर लेंगे, फिर गुलाम वंश के डिस्कस कर लेंगे, फिर जैसे आपके राष्ट्रकूट वंश होगा, पल्लव वंश हो गया, सातवाहन वंश हो गया, इंडो ग्रीक हो गया, इन सब के बारे में ऐसे धीरे धीरे डिस्कस करते जाएंगे और सब चीज़ों का रिवीजन भी होता रहेगा। अगला क्वेश्चन कह रहे वित्तीय स्थिरता बोर्ड, एफएसबी का काम क्या होता है? जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड होता है इसका मुख्य रूप से काम होता है कि वित्तीय स्थिरता को सुनिश्चित रखना। किसी भी देश के विकास के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कदम होता है कि भाई उसके यहाँ पे जो फाइनेंशियल है वो स्टेबिलिटी बनी रहे, ऐसा ना हो कि डेली अनस्टेबल बना रहे, तो इससे भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। इसके लिए हमारा एक बोर्ड बना हुआ है जिसे हम शॉर्ट में एफएसबी कहते हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड काम क्या करता है? ये वित्तीय स्थिरता को सुनिश्चित रखता है। अच्छा, वित्त की बात आई तो एक क्वेश्चन बता दीजिए कि भैया वित्त आयोग का उल्लेख हमारे संविधान में कहाँ पे? हमारे संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का उल्लेख है। वित्त आयोग भारत सरकार के लिए वित्त की व्यवस्था करता है। इसके साथ साथ राज्य वित्त आयोग का उल्लेख कहाँ पे? 243 आई में, अनुच्छेद 243 आई में राज्य वित्त आयोग का उल्लेख है। अच्छा, हमारे यहाँ पे अभी कौन सा वित्त आयोग चल रहा है? 15वां वित्त आयोग। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? एनके सिंह, नंद किशोर सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बनेंगे आपके अरविंद पनगड़िया जी। तो दोनों पॉइंट आपको याद होने चाहिए। पहली बात तो वित्त आयोग का उल्लेख कहाँ पे? वो केंद्र सरकार का वित्त आयोग होता है, उसका उल्लेख है अनुच्छेद 280 में। राज्य वित्त आयोग का उल्लेख कहाँ पे? राज्य वित्त आयोग का उल्लेख है अनुच्छेद 243 के में। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष नंद किशोर सिंह है। अब इसके बाद क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भैया हमारे संविधान में कहीं बजट की बात की गई है क्या? देखो, हमारे संविधान में कहीं भी बजट शब्द का उल्लेख नहीं है, लेकिन अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया, जिसे हम बजट के नाम से जानते हैं। अनुच्छेद 110 में किसका उल्लेख है? अनुच्छेद 110 में उल्लेख है आपके धन विधेयक का। कोई भी विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, इसका निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष करता है। अनुच्छेद 109 में किसका उल्लेख है? अनुच्छेद 109 में वित्त विधेयक का उल्लेख किया गया। अब इस क्लास में हम सब चीज़ों को रिवीजन करेंगे, चाहे पॉलिटी हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटी इकोनॉमिक्स कुछ भी हो। अब इसके साथ साथ एक क्वेश्चन और पूछ सकता है, अनुच्छेद 108 में किसका उल्लेख है? ये सारे पॉइंट आप लिखते जरूर जाइएगा, उसके बाद आप इस नोट्स की कॉपी को पढ़कर जाइएगा। अब क्या आप देखिएगा एग्जाम में क्वेश्चन आपको फंसे मिलेंगे कि नहीं। अनुच्छेद 108 में किसका उल्लेख है? संयुक्त बैठक का उल्लेख है। अनुच्छेद 111 में किसका उल्लेख है? किसी भी बिल पर राष्ट्रपति के क्या अधिकार होते हैं, अर्थात राष्ट्रपति के पास कोई बिल जाएगा, या तो राष्ट्रपति उसको परमिशन दे देंगे, मतलब उस पर साइन कर देंगे, या तो राष्ट्रपति उसे क्या कर देंगे? पुनर्विचार के लिए वापस भेज देंगे। लेकिन अगर कोई भी बिल राष्ट्रपति के पास पुनः 14 दिन के बाद वापस पहुंच जाता है तो फिर राष्ट्रपति को उस पर साइन करना होगा। एक होता है कि राष्ट्रपति वीटो पावर का प्रयोग कर देंगे, जिसे राष्ट्रपति को होती है जेबी वीटो पावर की, राष्ट्रपति उस बिल को अपने पॉकेट में रख लेते हैं, ना ही साइन करते हैं ना ही वापस भेजते हैं, इसे बोलते हैं राष्ट्रपति की जेबी वीटो पावर। तो अनुच्छेद 111 में उल्लेख है कि किसी भी बिल पर राष्ट्रपति की क्या अधिकार होते हैं। इतनी चीज़ें समझ में आई कि नहीं आई? अब एक बात और समझिएगा, भैया वित्त क्या होता है? कभी आपने भारत के धन मंत्री को वित्त मंत्री कहा है? नहीं कहा होगा ना। हमेशा हम क्या बोलते हैं, भारत की वित्त मंत्री कौन है? वर्तमान में भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी। तो हमेशा धन, वित्त और पूंजी तीनों में अंतर होता है। धन क्या होता है? धन वो मुद्रा होती है जिसको खर्च करने का अधिकार आपके पास होता है। भाई 100 रुपये है और 100 रुपये को चाहे जहाँ आप खर्च कर दो, अधिकार आपके पास है, तो 100 रुपये आपका धन है। वित्त क्या होता है? वित्त वो धन होता है जिसको खर्च करने का आपको अधिकार नहीं होता। जैसे भारत के वित्त मंत्री के पास पैसा तो होता है भारत सरकार का, लेकिन उसे अपनी इच्छा से खर्च नहीं कर सकते। तो जिस पैसे को खर्च करने का आपके पास अधिकार नहीं होता उसे हम क्या कहते हैं? वित्त कहते हैं। पूंजी क्या होती है? अगर उस धन का प्रयोग करके आप अतिरिक्त लाभ कमा रहे तो पूंजी बन जाती है। चीज़ें समझ में आई कि नहीं? इसीलिए हम भारत के धन मंत्री को क्या कहते हैं? वित्त मंत्री। वर्तमान में भारत के वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण जी। अब पूछेगा भारत की पहली महिला वित्त मंत्री कौन है? तो भारत की पहली महिला वित्त मंत्री भी आपकी निर्मला सीतारमण जी हैं। इसके साथ साथ लगातार 2 बार वित्त मंत्री बनने वाली महिला भी आपकी निर्मला सीतारमण जी। इसके साथ साथ भारत की पहली रक्षा मंत्री भी हमारी निर्मला सीतारमण जी है।
इतनी चीज़ें तो आपको समझ में आई। आप क्वेश्चन पूछ लिए कि पहली महिला जिसने पहली बार बजट पेश किया तो कौन है। पहली बार अगर पूछेगा बजट किस महिला ने पेश किया था, तो वो बजट पेश किया था इंदिरा गांधी जी ने। इंदिरा गांधी जी जब प्रधानमंत्री थी तो उनके पास वित्त मंत्रालय का अतिरिक्त कार्यभार था, तो पहली बार इंदिरा गांधी वो महिला है जिसने बजट पेश किया था। लेकिन पहला महिला पूर्णकालिक वित्त मंत्री कौन है, तो निर्मला सीतारमण जी, क्योंकि इंदिरा गांधी तो क्या थी, प्रधानमंत्री थी, लेकिन उन्होंने वित्त मंत्रालय का अतिरिक्त कार्यभार संभाला हुआ था। पहली बार पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री बनी निर्मला सीतारमण जी। इतने क्वेश्चन आपको समझ में आए कि नहीं आए, और ये सीरीज आपको कैसी लग रही कमेंट सेक्शन द्वारा बताइएगा। जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। 2017 में जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर हमने बनाया था अमिताभ बच्चन जी को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। अब जीएसटी के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें समझ लो। जीएसटी पहले फॉर्म क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, अर्थात जीएसटी क्या होता है, वस्तु और सेवा कर। जीएसटी आपके वस्तुओं पर भी लगता है, इसके साथ साथ सेवाओं के उत्पादन पर भी जीएसटी लगता है। जीएसटी कैसा कर है, अप्रत्यक्ष कर है और समवर्ती सूची पर लगता है। समवर्ती सूची का मतलब क्या होता है, हमारे संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य की मत शक्तियों का विभाजन किया गया है। इस विभाजन को हमने 3 सूचियों में डिवाइड किया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची पर कानून केंद्र सरकार बनाती है, राज्य सूची पर कानून राज्य सरकार, समवर्ती सूची पर कानून आपकी दोनों बना सकती है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों। तो जीएसटी आपका समवर्ती सूची का टैक्स है। जीएसटी के लिए हमने 101वां संविधान संशोधन किया था 2016 में, लेकिन जीएसटी हमारा लागू कब होता है, 1 जुलाई 2017 को क्या होता है, जीएसटी लागू होता है। इसीलिए हम 1 जुलाई को कौन सा दिवस मनाते हैं, 1 जुलाई को हम जीएसटी दिवस के रूप में मनाते हैं। अब इसके साथ साथ आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि भैया जीएसटी का उल्लेख संविधान में कहीं पे है क्या। हाँ, अनुच्छेद 246A में जीएसटी का उल्लेख है। जीएसटी की दरें कितनी होती है, तो जीएसटी की 5 स्लैब होती है, 0, 5, 12, 18, 28। ये 5 क्या होती है, जीएसटी की स्लैब होती है। देखो जो दूध होते हैं, खाद्य पदार्थ होते हैं, जो आवश्यक वस्तु होती है, उस पर हमारी कितनी 5% की जीएसटी लगती है, पता होना चाहिए। शिक्षा पर हमारी कितनी जीएसटी लग रही है, 28% की। जीएसटी का स्ट्रक्चर कितने पार्ट में, तो जीएसटी स्ट्रक्चर 4 पार्ट में डिवाइड है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भैया भारत में जीएसटी लाया किस कर के स्थान पर है, तो भारत में जीएसटी लाया हम वैट के स्थान पर। वैट का मतलब क्या होता है, वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स हम इंडिया में कब लाए थे, 2005 में वैल्यू एडेड टैक्स लेके आए थे। वैल्यू एडेड टैक्स के स्थान पर ही हम क्या लेकर आए हैं, जीएसटी। जीएसटी हमारे कौन से मॉडल पर है, तो जीएसटी हमने कनाडा देश के मॉडल पर अपनाया है। सबसे पहली बार किसने देश ने जीएसटी लागू किया था, तो पहली बार फ्रांस ने जीएसटी को लागू किया था। अब क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भारत में पहला राज्य जिसने जीएसटी को लागू किया, असम। भारत में अंतिम राज्य जिसने जीएसटी को लागू किया, जम्मू कश्मीर। इतनी चीज़ें समझ में आई कि नहीं। फ्रांस और जर्मनी के मध्य कौन सी रेखा होती है, तो फ्रांस और जर्मनी के मध्य की सीज फ्राइट लाइन होती है। आज की क्लास में इतनी ही चीज़ें डिस्कस करेंगे, कि बाकी चीज़ें हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। लेकिन वीडियो कैसा लगा इसका फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन द्वारा दीजिएगा। ऐसे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, लेकिन सिर्फ क्वेश्चन और आंसर नहीं, उससे जुड़े सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को सारी डिटेल भी डिस्कस करेंगे। वीडियो कैसा लगा फीडबैक दीजिएगा। चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब करिए। देखो मेहनत करनी पड़ेगी, अगर आप मेहनत नहीं करोगे कोई और करेगा, वो सीट लिख के जाएगा, लेकिन मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी।